जय हिंद। चलिए देखते हैं आज वर्णमाला का दूसरा भाग। वर्णमाला का पार्ट 2 या भाग 2 है ना। भाग 1 में हमने वर्णमाला के बारे में थोड़ा चर्चा किया था और उसके स्वर व्यंजन ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। आ जाइए पार्ट 2 में जो चीज़ें बच रही हैं उसके बारे में चर्चा कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए मौलिक स्वर या मूल स्वर, संधि स्वर, ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। संयुक्त स्वर ये भी बता दिए हैं। अब आगे आइए देखते हैं। हाँ, कंठ वर्ण क्या होता है। कंठ वर्ण, अब देखिए हिंदी के वे व्यंजन जिनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ मतलब ये जो गला में होता है, ठीक है, कंठ वही कहलाता है। तो उन व्यंजनों को कंठ व्यंजन कहते हैं जो हमारे गले में पाया जाता है, जहाँ से कह सकते हैं का वर्ग का उच्चारण होता है। का वर्ग का मतलब का में जो पांचों अक्षर हैं या वर्ण हैं उनका उच्चारण जहाँ से होता है वही कंठ वर्ण कहलाते हैं। कहने का मतलब ध्वनियाँ यहीं से निकलती है, कंठ से, ठीक है। और इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का पिछला भाग, जिह्वा मूल, यानी जिह्वा मूल का मतलब पिछला वाला भगवा जहाँ से जीवियाँ निकल रही है। जैसे जीभ है, ये जीभ मान लीजिए, ऐसे ये जीभ है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये वाला, यही कहलाता है जिह्वा मूल, यानी यहीं से जीभ निकल रही है। ये वाला मध्य होता है और ये वाला अग्र होता है ना, तो ये मूल होता है। तो तालु को स्पर्श करते हैं। यहाँ क्या होता है, जीवा जो मूल होता है वो तालु, यानी तालु बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है, उसको स्पर्श भी करता है। और फिर क्या होता है, का वर्ग के पहले के 4 व्यंजन जैसे का है, खा है, गा है, घा, कंठ है। क्या है? कंठ है। और इसमें एक चीज़ और देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंचमाक्षर में जो आखिरी वाले सारे होते हैं, जैसे ङा है, ञा है, अड़ा है, ना है, मा है, ये नासिक होते हैं। क्या होते हैं? नासिक व्यंजन होते हैं पंचमाक्षर में ही। तो ये चारों क्या कंठ हैं, है ना। फिर आगे देखिए तालब। तालब का मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है। तालु मतलब थोड़ा सा ऊपर आएंगे। जैसे हमने उस दिन बताया था, इस तरह अगर हमारा, अरे कैसे बताएं भाई, ऐसे ये इसमें समझे, ये जैसे यहाँ पर कंठ समझ लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा, है ना। तो हम कंठ को बता चुके हैं, तालु पर आ रहे हैं। फिर इसके बाद मूर्धा होगा, फिर इसके बाद दंत होगा, फिर इसके बाद बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, ओष्ठ हो जाएगा। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है उसको तालब कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वाग्र कहते हैं, कठोर तालु से स्पर्श करती है, जिह्वाग्र तालु। अब देखिए जो हमारे जिह्वा का अग्र भाग है, जिह्वाग्र मतलब जिह्वा का अग्र भाग, ये जैसे जीवा हमने भी बताया ना, ये जीवा है, तो ये मूल है, ये मध्य है और ये अग्र है ना। ये अग्र भगवा क्या होता है, हमारे कठोर भाग से, जाने यहाँ ऊपर वाला हिस्सा जब देते हैं, यहाँ से जीभ आप करिए, थोड़ा सा जिह्वा को मोड़ेंगे तो कठोर हिस्सा खुरदुरा टाइप में होता है, उसी को कहते हैं कठोर तालु। और उसके पीछे वाला थोड़ा सा जिभिया और मोड़िएगा तो वो नरम होता है, उसको कहते हैं नरम तालु, है ना। तो वहाँ पर जाकर जीभ स्पर्श करती है। जैसे आप बोलिए तालु वर्ग में या तालब वर्ग में, थोड़ा आगे करते हैं। हाँ, अब जैसे देखिए यहाँ दिया गया है चा, छा, जा, झा, या, सा, ये सारे उच्चारण जब आप कर रहे हैं आपकी जीवा जाकर वहाँ स्पर्श हो रही है ना। तालु पर एक तो चिपटी हो जा रही है, मूल वाला हिस्सा चिपटा हो जा रहा है, चा, छा, तो मूल वाला हिस्सा चपटा हो जा रहा है, लेकिन जो ठड़वा ये वाला ठड़वा क्या कर रहा है, वो जाकर अगवा लड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। लेकिन मुख्य भूमिका कौन, पीछे वाला निभा रहा है ना। फिर आगे देखिए मूर्धन। जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धन्य कहते हैं या मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा, जो जिह्वाग्र है यानी जिह्वा के आगे वाला भाग, कठोर तालु के पिछले भाग से स्पर्श करता है। जैसे देखिए अभी बोलेंगे टा, अब देखिए ये जो यहाँ स्पर्श करता था, ये वाले हिस्सा पे यहाँ पर स्पर्श करता था, अब और पीछे स्पर्श कर रहा, कहाँ कर रहा, और पीछे, यहाँ स्पर्श कर रहा था, अब यहाँ स्पर्श करेगा, यहाँ टा। और जिभिया ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्या हो रही, मुड़ रही है, जीवा क्या कर रही है, मुड़ जा रही है। जैसे जिभिया ना, तो ये ऐसे हो जा रही है, टा, ठा, डा, ढा, ङ, कह रहे हैं अड़ा,
या इसको ड़ा बोलते हैं, टा ठा डा ढा डा, लेकिन ड़ा जो नासिक में हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए टा वर्ग के अलावा टा ठा डा ढा आढ़ा के अलावा इसमें रा और सा भी आता है, लेकिन मुख्यतः 4 ही आप मानिएगा, टा ठा डा ढा रा और सा, है ना। वर्ग में 4 हो जाएंगे, रा और सा अलग से हो जाएंगे। अब आगे देखिए वत्सर, ये किस तरह का व्यंजन होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण वत्सर से होता है उनको वत्सर व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवानीक वर्त्स अथवा ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करती है और वर्त्स के समीप पहुंचकर झटके के साथ मुड़कर पीछे हट जाती है, उसे वत्सर व्यंजन कहते हैं। जैसे ना, ला, रा, जा, डा, ढा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहली बात तो ये ऊपरी मसूड़े को स्पर्श करता है। ये ऊपरी मसूड़े मतलब यहाँ जो हिस्सा है ये हिस्सा है, और इसके अंदर वाला है ये वाला हिस्सा अंदर वाला, उसको स्पर्श करती है, तो उसी को बोलते हैं वत्सर। ठीक है, आप अपने हिसाब से बोलिएगा वत्सर। आगे दंत। अब दंत में जो दांत के सहायता से बोला जाता हो, है ना, जिन व्यंजनों का उच्चारण, हालांकि वत्सर में इतना ध्यान दीजिएगा, ना है, ला है, रा है, जा है, डा है, ढा है, ठीक है, रट लीजिएगा। अब आगे देखिए दंत में दांतों की सहायता से जिसको उच्चारित करते हैं वो दंत व्यंजन कहलाता है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा की नोक, जिह्वा नीक जिसको बोलते हैं, जिह्वा की नोक मतलब जिह्वा नीक ऊपरी दंत पंक्ति का स्पर्श करती है। जैसे ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, जैसे ये है ना, तो ये जिह्वा ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, है ना, ऊपरी वाले दांतों को स्पर्श करता है। फिर आगे देखिए ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओठ की सहायता से, जब हम बोलते हैं ओठ की सहायता से बोलते हैं। जैसे देखिए वे व्यंजन जिनका उच्चारण दोनों ओठों से होता है। जैसे देखिए आप बोल रहे हैं पा, फा, बा, भा, मा, बोल रहे हैं ना, ये ओष्ठ है। बिना ओठवा गिराए बोल दीजिए हाँ हैं हैं, बुलावे नहीं करेगा, है ना। बिना ओठ सटाए अब बोल दीजिए हाँ हाँ, नहीं हो रहा ना। लेकिन आपको जब पा, फा, बा, भा बोलना है तो हर हाल में ओठ को क्या होगा, सटाना ही पड़ेगा। हर हाल में दोनों ओठ क्या होंगे, सटेंगे, पा, फा, बा, भा, मा, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ओष्ठ। फिर आगे ये देखते हैं व्यंजनों की विशेषताएं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। फिर आगे देखिए व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राण वायु मुखर विवर में कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती है या संघर्ष करती है, सही भी है ना। आगे देखिए कहीं न कहीं जो प्राण वायु होती है, अरे इसको इसलिए प्राण वायु कहा गया है कि यही वायु अगर अंदर आए जाए ना तो हम लोग मर जाएंगे ना, इस वजह से प्राण वायु, तो ये कहीं न कहीं अवरुद्ध होती, कहीं न कहीं एक दूसरे से स्पर्श करती, लड़ती है, घिसन उसमें क्या बोलते भाई, रगड़ खाती है, तो ये सब इसमें होता है। व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। फिर आगे जैसे बा बहुत देर तक नहीं बोल सकते हैं, बा, है ना, बा, पा, फा, बा, भा, का, खा, गा, गा, ज़्यादा देर तक नहीं। लेकिन आ को आप काफ़ी देर तक बोल सकते हैं, आ, ई, ऐसा का को बोलिए का, तो आ का उच्चारण आने लगेगा बच्चों। आगे देखिए व्यंजन अक्षर नहीं बना सकते। फिर व्यंजन स्वराघात वहन नहीं करते हैं। व्यंजन सुनने में अधिक परिस्फुट नहीं होते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आगे जिह्वा मूली, ये सब पूछे जाते हैं। जिह्वा मूली का मतलब जो जीव के मूल भागों से उत्पन्न होता है, जिह्वा मूली कहलाता है। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा का मूल भाग, तालु या पिछला वाला हिस्सा जो होता है हल्का कह सकते हैं नरम होता है। यहाँ आप जीभ को अगर मोड़ कर यहाँ पर स्पर्श करेंगे ना, तो यहाँ ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत नरम भाग है, तो यही जिह्वा मूली कहलाता है। अब इसमें देखिए इसके सहायता से कौन कौन बोले जाते हैं, जैसे का, खा, गा, ये जिह्वा मूली है। ये अरबी उर्दू फारसी के शब्द हैं या वर्ण हैं। तो इस तरह से जिसमें नुक्ता लगा होता है ये
आगत वर्ण भी कहे जाते हैं, अरबी से आए हुए हैं और उर्दू से हिंदी में आ गए, अरबी से उर्दू में आए, उर्दू से हिंदी में आ गए। तो इस तरह से ये जिह्वा मूली हैं। फिर देखिए दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ की सहायता से जो बोल रहे हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों और ओठों दोनों से होता है दंतोष्ठ कहलाते हैं। फिर आगे देखिए, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय दांत और ओठ दोनों काम करते हैं। वही बतिया बार बार कह रहा, पा फा, पा फा, पा फा। इसमें देखिए जब पा फा, अच्छा पा नहीं दिया है, पा फा बा, हालांकि ज़्यादातर पा फा बा मिलता है, लेकिन इसमें बा और फा ही दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा, बा और फा, यही दोनों ध्यान रखिएगा, बा और फा। इसमें क्या हो रहा है कि हम ओठ तो पूरी तरह से हमारा काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो हमारी जिह्वा है ना, वो दांत से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर दे रही है, इसलिए पा को शायद यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। पा भी मिलता है कुछ किताबों में, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा आप मत मानिएगा, क्योंकि किताबें भी कभी कभी गलत बता देती हैं। तो आप मुख्य रूप से ये एक ऑथेंटिक बुक है जिससे हमने इसको कलेक्ट किया है। तो बा और फा, बा और फा, बा और फा को दंतोष्ठ में माना गया है व्यंजन के तहत। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का मतलब ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं या उच्चरित होते हैं। 25 है, ये सब तो बता दिए। का वर्ग में का खा गा गंगा, चा वर्ग में चा छा जा जा, यहाँ तालु से बोला जाता है, का वर्ग कंठ से, टाठा। फिर देखिए टा वर्ग में टाठा डाढ़ा ढ़ा, मूर्धा से बोला जाता है ताथा दाधा ना, ता वर्ग में हो जाएगा दंत से बोला जाता है पापा बाबा मा। ये पा वर्ग है जो ओष्ठ से बोला जाता है। स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कोई दो वांगंग एक दूसरे को स्पर्श करके बाहर निकलने वाली प्रश्वास की वायु में आंशिक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिनके फलस्वरूप उन्हें निकलने में कुछ संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। फिर आगे देखिए, अन्य शब्दों में कह सकते हैं इन व्यंजनों के उच्चारण में वांगंगों का स्पर्श भी होता है और प्रश्वास वायु को संघर्ष भी करना पड़ता है। हिंदी के चा वर्ग, चा छा जा जा, चारों स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में चा छा जा झा चारों हैं। अब संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख के वागंगों की सहायता से परस्पर इतने समीप आ जाते हैं कि बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु को इस संकरे मार्ग से निकलने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, कोई भी व्यंजन है जो बहुत ज़्यादा संघर्ष करके निकल रहा हो वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जैसे देखिए स्पर्श संघर्षी में पहला हो गया चा छा जा झा, दूसरा संघर्षी है, संघर्षी में खा हो जाएगा, गा हो जाएगा। फिर देखिए कहाँ पहुँचे थे भाई, खा गा जा सा हा, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा की नोक मूर्धा का स्पर्श करती है और बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु जिह्वा के अगल बगल से निकलती है, उस समय निकलने वाले व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे ला, इसमें देखिए बस आप ये मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पर्श संघर्षी में चा छा जा झा, स्पर्श संघर्षी चा छा जा झा, ये सब दुनिया भर का बवाल दिया है। स्पर्श संघर्षी में चा छा जा झा, इतना याद रखिएगा। फिर आगे है सिर्फ संघर्षी कहेगा, खा है, गा है, जा है, सा, यानी तीनों सा और हा। खा गा जा, खा गा जा, खा गा जा, खा गा जा, सा हा, खा गा जा, खा गा जा, खा गा जा, सा हा। ठीक है, ये स्पर्शी हो गया, ये संघर्षी हो गया। और स्पर्श संघर्षी में चा छा जा झा, इतना ध्यान रखिएगा। पार्श्विक में ला हो गया, लुंठित में रा हो गया, लुंठित में रा हो गया, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। पार्श्विक में ला, लुंठित में रा। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा की नोक वेलन की भांति लुढ़क जाए, है ना,
इसी को लुंठित बोलते हैं। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब हमने पहले में बता दिया था, ड़ा और ढ़ा, है ना, दोनों। अंत्यस्थ, अंत्यस्थ में, या इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनकी प्रकृति स्वरों के समान है, लेकिन उनमें व्यंजनों की प्रकृति भी है। इसे अंतस्थ या अर्ध व्यंजन बोलते हैं। इनमें कहने का मतलब है जो स्वर होते हैं बहुत कम मात्रा में उनका उच्चारण होता है, इस वजह से। जैसे या, इसमें देखिए आ बहुत कम आ रहा, वाह में भी बहुत कम आ रहा है ना। और फिर आगे दिया है, इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा, इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा ना तो व्यंजनों के उच्चारणों की बात ताल व मूर्धा का स्पर्श करती है, और ना ही स्वरों की बात उच्चारण के समान सर्वथा अलग ही रहती है। लेकिन इनकी स्वरों के उच्चारण के समान कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इनको व्यंजनों में ही रखा गया है। इनके सहायता से कोई आप अलग शब्द नहीं बना सकते हैं, इस वजह से अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन का। नासिक, नासिक में पाँचों हो जाएगा, जो नकिया से बोले जाते हैं, ंगा, ञ, ना, न, म, है ना। तो इस तरह से नासिक के व्यंजन होता है, नाक के मार्ग से जब वायु निकलती है। स्वतंत्रियों के आधार पर इसमें देखिए कौन कौन से, सघोष और घोष, सघोष और घोष, ये दोनों याद रखना है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। वर्ण सभी स्वर और सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर। और अंत्यस्थ व्यंजन, ये क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन और हा, ये सघोष है ना, ये सघोष या घोष हैं। अब यहीं पर देख लीजिए, सघोष, सिर्फ यही याद रख लीजिएगा, इसमें यही याद रख लीजिएगा। ट्रिक क्या है, 300, 4, 5, 45, ये किसका हो जाएगा, सघोष वाला। अघोष वाला 12, इतना याद रख लीजिएगा प्रत्येक वर्ग का। चलिए अब आगे, इसमें ज़्यादा नहीं। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण, महाप्राण, इसमें भी आप ट्रिक याद रख लीजिएगा। 135 अल्प प्राण, और बच कितना रहा, 2 और 4 बच रहा है, तो ये हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण में कम समय में जिसको बोले, महाप्राण में ज़्यादा समय लगता है ना। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा बोलते हैं ना, का, खा, गा, घा, अंगा। देखिए चा, छा, जा, झा, इया। अब देखिए हम दूसरे पर और चौथे पर जितना रुक रहे हैं उतना अन्य पर नहीं रुक रहे हैं, तो इस तरह से। आगे देखिए, यार अलावा को अंतस्थ वर्ण कहते हैं और ये अल्प प्राण है, ये सब लिख लीजिएगा भाई आप। ये वन लाइनर वाला है, रट्टा मार लीजिएगा और उतार दीजिएगा पेपर में। सभी स्वर अल्प प्राण है। ंगा क्या दे भाई, ड़ा है, ड़ा अल्प प्राण है और ढा महाप्राण है। फिर आगे देखिए, ऊष्म में सा हा, इससे उष्मा ज़्यादा निकलती मुंह से। अनुनासिक, मुख और नाक की सहायता से जो बोले जाते हैं अनुनासिक होते हैं, है ना। नासिक सिर्फ नाक की सहायता से, या उसको अनुनासिक भी बोलते हैं। यमगणनम, इसको यमगणनम भी कह सकते हैं संस्कृत में। फिर आगे मौखिक, मौखिक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्रश्वास वायु केवल मुख विवर से उत्पन्न होती है, हम उसे मौखिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजनों को छोड़कर, नासिक व्यंजनों को छोड़कर बाकी सभी मौखिक व्यंजन हैं। हाँ, सिर्फ मुखा से अगर हवा निकल रही है तो मौखिक व्यंजन कहलाते हैं, नकिया से निकल रहा है तो नासिक हो जाएंगे। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर, बहुत गहराई तक हम बता दे रहे हैं, खैर नोट कर लीजिएगा, आसानी होगी। हिंदी के व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की मांसपेशियों में कभी तो दृढ़ता होती है, कभी शिथिलता होती है, कभी मांसपेशियां सामान्य होती हैं। इस आधार पर भी 3 भेद हैं। दृढ़ व्यंजन, टा, भा, ढा, ढा, ये सब क्या है, दृढ़ व्यंजन। ऐसे इसको रट लीजिएगा। मुख जो है, मांसपेशियां बहुत दृढ़ हो जाती, बहुत कठोर हो जाती है, और शिथिल जहाँ होती है वहाँ शिथिल व्यंजन होता है। जैसे देखिए, का, ना, मा, या, रा, ला, शिथिल व्यंजन। और मध्यम, इसमें थोड़ा सा दृढ़ भी होता है, थोड़ा सा शिथिल भी होता है, जैसे चा, बा, सा, है ना। संयुक्तता के आधार पर वियुक्त 3 वर्गों में बांटा गया है, वियुक्त या स्वतंत्र,
इसमें देखिए, जो व्यंजन स्वतंत्र अथवा पृथक रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें वियुक्त या स्वतंत्र व्यंजन कहते हैं। जैसे का है, चा है, टा है, ता है, पा है, मा है। ये यानी कहने का मतलब पहला वाला पंचमाक्षर का पहला वर्ण और अंत में एक माँ आ जाएगा, ठीक है। फिर संयुक्त में देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखें, जैसे देखें का जो उच्चारण हुआ, ये सब नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको आप देखिए, यहीं से आता है क्वेश्चन। का को आधा का और सा से बनाया गया, त्रा को ता और रा से बनाया गया, यानी ता में हलंत रहेगा, पहले वाले में हलंत रहेगा। ज्ञा को जा और यहाँ से बनाया गया, जा में हलंत रहेगा। ये हलंतों वाला पूछता बहुत ही, समझ लीजिएगा। असरा में बड़का सा और रा है तो बड़का सा में हलंत बनाया गया है। परंपरागत संयुक्त व्यंजन इसे कहते हैं। द्वित का मतलब द्वित व्यंजन, जैसे कच्चा है, पक्का है, दिल्ली है, पिल्ली है, किल्ली है ना, इस तरह से हो जाएगा। जब किसी एक व्यंजन को दो बार, एक आधा हो एक पूरा हो, दोहरा दिया जाता है तो ये हो जाता है क्या, द्वित व्यंजन, ठीक है भैया। हिंदी के 9 विकसित व्यंजन, डा और ढा, व्यंजन के नीचे बिंदी लगा दिया जाता है तो अड़ा और अढ़ा हो जाता है नए व्यंजन। अरे भाई ये तो बताया गया वही उत्क्षिप्त वाला। 9 विकसित व्यंजनों में जैसे चढ़ है, सड़क है, पकड़ना है, गढ़ना है, चढ़ाना, आड़ है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते चल रहे हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है, वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है ना। फिर आगे है उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध कहलाती है। फिर आगे है पदबंध से छोटी इकाई पद कहलाती है, शब्द कहलाती है। पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। ये सब बता चुके हैं। अनुस्वार, एक बिंदी हो ऊपरा तो अनुस्वार हो जाएगा, है ना। और चंद्र अंक की बिंदी लग जाए तो अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक, जैसे अंक है, अंगद है, गंगा है ना, चंचल है, तो इस तरह से इसमें दांत हो जाएगा, आत हो जाएगा, अंगूठा हो जाएगा, तो इस चाँद हो जाएगा। ये सब आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसमें क्या है भाई कुछ, अच्छा यहाँ उदाहरण दिया है वही चीज़ है। आगे देखें, व्यंजनों के नीचे एक तिरछी रेखा यानी जिसको हम लोग हलंत बोलते हैं, इस लगा दी जाती है, उसको हलंत बोलते हैं ना। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और ढा। 5 कहाँ होंगे भाई, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक सर आपको नहीं दिया गया। छ, त्र, ज्ञ, ढा, ढा। आगे जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो या बिना विघ्न या बाधा के हो वो वर्ण कहलाते हैं। ये हम रिपीट करते जाएंगे, इसमें कुछ है नहीं, बस आप सुनेंगे ध्यान से। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 52 है ना। 52 वर्णों की जो माला है वही क्या है, वर्णमाला। आगे उच्चारण के कितने प्रमुख तत्व हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 41, 52 टोटल हो जाएगा 52। अयोगवा अंग और आ, बहुत बारीक क्वेश्चन है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं इसलिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। व्यंजन वर्ण ये है जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजनों की संख्या है, तो 41 और कितना, मूल व्यंजन 33 है, मूल 33 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। हिंदी भाषा में प्रयत्न की दृष्टि से ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन। रुकिए भाई थोड़ा 1 मिनट, चलिए ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। तो फिर अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, ठीक है। इसको सब आप देख लीजिएगा बढ़िया से, और इसको अगर पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।